नमस्कार, मैं हूं गरिमा बाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज का खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल। और देवभूमि के दंगल में अब बात होगी चारपाई पर जान योद्धाओं का अपमान को लेकर। और उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाएं इन दिनों बदहाल स्थिति में हैं। कहीं स्वास्थ्यकर्मी सड़कों पर पुलिस की लाठियां खा रहे हैं तो कहीं तालाबंदी हो रही है। अपनी जान जोखिम में डालकर सेवा देने वाले आउटसोर्स कर्मियों की जान पर बनाई है, पर कई सवाल खड़े कर रहा है और इन सब का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। वैसे भी उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा वेंटिलेटर पर है। पहाड़ी इलाकों में आलम यह है कि मीलों दूर तक मानना पड़ता है। कई तस्वीरें तो इतनी दयनीय नजर आती हैं जिनमें चारपाई या फिर कंधे पर बैठाकर अस्पताल पहुंचाया जाता है। जैसे कि के न्यूज ने पिछले दिन पहले आपको खबर दिखाई थी, कई गर्भवती महिलाओं के रास्ते में ही दम तोड़ने के मामले भी दिल को झकझोर देते हैं। और ऐसे हालातों में से उभरने के लिए सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को दुरुस्त करने की जरूरत है। और आज की इस चर्चा में हम बात करेंगे उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति पर, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। करी हमने स्टार्टिंग कुछ नहीं करी थी, उन लोगों ने स्टार्टिंग करी। लोगों ने कोरोना काल में क्या सेवाएं दी थी? कोरोना काल में पूरे हमने 6-6 घंटे 12-12 घंटे की ओवर ड्यूटी करी है। हम लोग खुद माइक्रो डिपार्टमेंट से हमने वीआईपी ड्यूटियां करी हैं। भी होगा फैसला हुआ उसके आगे, तो कुछ नहीं हुआ उसके आगे। बस वो यही बोल रहे हैं कि होगा। 2 दिन का टाइम दिया, 4 दिन का टाइम दिया। आज कैबिनेट बैठेगी, कल कैबिनेट बैठेगी। 1.5 महीना होने वाला है हमें। 26 तारीख से हम बैठे हैं। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं का जो हाल है वो किसी से छिपा नहीं है। पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आती रही हैं जो स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के दावों की पोल खोलती हैं। आलम यह है कि उत्तराखंड का ज्यादातर हिस्सा परिवर्तित होने के बावजूद पहाड़ पर स्वास्थ्य सेवाओं को अभी तक दुरुस्त नहीं किया जा सका। यानी पर्वतीय क्षेत्रों में आज भी अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसे मैदानों की तरफ ही आना पड़ता है। इनमें भी इन पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को दिक्कत कम नहीं है, क्योंकि मैदानों की तरफ आने के लिए गाँव से मोटर मार्ग की कनेक्टिविटी 0 है। मरीज को फर्स्ट एड लेने के लिए कुछ लोग चारपाई पर लाद कर कई किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हैं। नैनीताल के भीमताल विधानसभा के मलुआताल गांव में बीमार व्यक्ति को गांव के ही कुछ लोग चारपाई पर लाद कर 5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद मोटर मार्ग पर पहुंचे, जहां से इस बीमार व्यक्ति को हल्द्वानी के अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां युवक का इलाज चल रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों के साथ साथ मैदानी क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति ज्यादा बेहतर नहीं दिखाई देती, क्योंकि उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों के स्वास्थ्य कर्मी अस्पतालों से ज्यादा सड़कों पर दिखाई देते हैं। कोरोना के दौरान सरकार ने जिन स्वास्थ्य कर्मियों को एक एग्रीमेंट के तहत नियुक्त किया था, उनकी सेवाओं को इसी साल 31 मार्च को समाप्त कर दिया गया। तब से लेकर आज तक ये सभी स्वास्थ्य कर्मी सड़कों पर हैं। इन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रशासन कब तक गोदी मीडिया के साथ है और सरकार के साथ है? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, चाहे मरना पड़े, हम रहेंगे यहाँ। मरना पड़ जाएगा सब, अच्छा काम किया, हम मरेंगे चाहे कुछ भी हो। अगर हम रहेंगे, हम मरेंगे। हम लोगों ने सीएम साहब को बहुत ही उम्मीदों के साथ एक वोट दिया था कि यंग लीडर है और हमारी ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की एक चीज है जो सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे भारत में, इस चीज के लिए वो हमें हेल्प करेंगे। द थिंग इज कि हमारी ना आशाएं यहाँ पे खत्म होती नजर आ रही है। जिस तरह का बिहेवियर आज पुलिस प्रशासन ने हमारे साथ किया है, लेडीज के साथ जेंट्स का बुरा बर्ताव होना, और हम लोगों ने इतनी शांतिपूर्वक अपने प्रोटेस्ट का एक हम हिस्सा बने, शांतिपूर्वक हम लोगों ने सारी चीजें, उसके बाद हमारे साथ जिस तरह का बिहेवियर किया गया, टोटली इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर। यही हाल उत्तराखंड में आयुर्वेद कॉलेज का है, जहां पिछले 4 दिनों से तालाबंदी करने के बाद वहां के छात्र अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं।
सरकार पिछले 1 महीने से इस बारे में बयानबाजी कर रही है, लेकिन इन आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर सरकार अभी तक कोई भी फैसला नहीं ले पाई, जबकि आयुर्वेद कर्मचारियों की मांग पर अभी सरकार की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है। मैंने पहले भी कहा, आज फिर कह रहा हूँ कि आपातकाल उस समय कोविड के समय में हमने अपने लगभग 1800 लोग पूरे राज्य के मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग में लगाए थे और कैबिनेट में हम उनको समायोजन लेने का प्रस्ताव ले जा रहे हैं। तो मैंने पहले कहा है कि उनके साथ कोई भी ज्यादती नहीं की जाएगी और जिन जिन हॉस्पिटलों में वो लगाए जा सकते हैं उनको लगाए। आउटसोर्स कर्मचारियों के प्रदर्शन को विपक्ष का भरपूर साथ मिला है। कांग्रेस के कई बड़े नेता आउटसोर्स कर्मचारियों के धरने को अपना समर्थन दे चुके हैं और इनके धरने में शामिल भी हो चुके हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उपवास रखकर इनका समर्थन किया, तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम अस्पताल में जख्मी प्रदर्शनकारियों का हाल चाल जानने के लिए पहुंचे। ताकि सेवा की, जिनको हमने कोरोना वॉरियर कहा, उनको टीके जाने। मैंने देखा लड़कियों को भी, एक गर्भवती लड़की तक को चोट लगी, एक लड़के का सर फटा हुआ और हाथ पे चोट लगी हुई मैंने देखी, एक लड़की के बाजू काम ही नहीं कर रहा था जिस समय मैं उसको देखने पहुंचा। मैं उससे बहुत संतप्त हूं। हमारा छोटा राज्य है, मानवीय संवेदनाओं से भरपूर राज्य है, तो ये मानवीय संवेदनाओं का ह्रास हम अपने ही बच्चों के साथ संवाद नहीं बना पा रहे हैं, तो उससे बहुत दुखी हूँ। इसलिए मैंने तय किया है कि आज 1 घंटे का मैं इस प्रचंड धूप में मौन प्रायश्चित उपवास करूंगा। हुआ यहाँ बहुत ही शर्मसार करने वाला प्रकरण हुआ है। लगातार सुजाता जी उन बच्चों के बीच में बनी हुई थी जिन्हें 31 मार्च को मात्र एक चिट्ठी जारी करके, शासनादेश जारी करके 2 साल की उनकी नौकरी को खत्म कर दिया गया, बेरोजगार कर दिया गया। उन युवाओं को जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर, अपने परिजनों की जान जोखिम में डालकर, अपने बच्चों की, अपने माता पिता की जान जोखिम में डालकर अपनी जान की परवाह करे बगैर उत्तराखंड वासियों की सेवा की हो। उत्तराखंड का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि राज्य गठन होने के बाद से अब तक देश की 2 सबसे बड़ी पार्टी भाजपा और कांग्रेस सत्ता पर काबिज रही हैं। बावजूद इसके उत्तराखंड के महज 13 जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं की सरकारें बेहतर नहीं बना पाई। वैसे सरकार चाहे तो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों से स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोलती जो तस्वीरें वायरल होती हैं, उनको संज्ञान में लेकर स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सरकार को मंथन करने की जरूरत है। नैनीताल से कांता प्रसाद और देहरादून से आशु शर्मा के साथ अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। और आज इसी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हम विस्तार से बातचीत करने वाले। हमारे साथ में कई खास मेहमान भी जुड़ेंगे। सबसे पहले आपको हम उनसे रूबरू करवाते हैं। हमारे साथ में सचिन गुप्ता जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ में सुजाता पाल जी आगे जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले कमलकांत जी हमारे साथ में यूकेडी प्रवक्ता हैं, जुड़ चुके हैं। मुकेश सिंह कोरोना योद्धा हमारे साथ में हैं, और भगीरथ शर्मा जी हमारे साथ में है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और भी मेहमान आगे जुड़ेंगे, उनसे भी आपको हम रूबरू करवाएंगे। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी इस चर्चा में। लेकिन सचिन जी, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगी। अभी कल ही मुझे लगता है हम डिबेट कर रहे थे और आप हमारे साथ में थे, और आप कह रहे थे कि सभी जगह पर सड़कें बहुत अच्छी हैं, पूरा उत्तराखंड बिल्कुल देवभूमि के जिसे हम कहते हैं वो बिल्कुल सड़कें, बिजली, पानी सब कुछ दुरुस्त हो गया है। स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं आपको पता है? रिपोर्ट देखी आपने हमारी? मैंने आपकी रिपोर्ट देखी अभी, और मैंने कल भी आपको ये कहा था कि कल विषय हमारा 4 धाम पे था, और 4 धाम पे मैंने आपको बताया था ऑल वेदर रोड का कार्य जो है गतिमान है, और जगह जगह जहाँ मुख्य सड़कें थी उन मुख्य सड़कों पे भी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कल खुद स्वयं जाकर जो है मौके पर जो है केदारनाथ जी धाम पे जो है व्यवस्था देखी। उन्होंने तत्काल जो है वहाँ पर जो उन्हें अव्यवस्थाएं दिखी उसको जो है तत्काल दूर करने का कार्य के लिए उन्हें निर्देशित किया गया है। और सड़कों पे भी जो है, जहाँ सड़कों पे निर्माण कार्य लगातार चौड़ीकरण का चल रहा है, ऑलवेदर रोड का जो है उसको भी जो है तत्काल इन्होंने बोला कि जो है 5 अप्रैल तक इसको जो है कार्य जो है तत्काल पूर्ण किया जाए, ताकि जो है आम जनता को आवाजाही में समस्या ना हो, या आम जनता को किसी प्रकार से कोई समस्या का सामना न करना पड़े। बिल्कुल जी 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 सचिन जी, आपकी आवाज आ रही है। और
और निश्चित रूप से स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी जो है लगातार जो है सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जो चाहे डॉक्टर धन सिंह रावत जी हों, लगातार प्रयासित हैं और लगातार जो है वो प्रयास कर रहे हैं किसी भी तरीके से जो है जो स्वास्थ्य सेवाएं हमारे उत्तराखंड में हैं उनको और अच्छे से दुरुस्त किया जा सके, हर व्यक्ति को जो है स्वास्थ्य लाभ मिल सके, हर व्यक्ति को जो है आसानी से जो है स्वास्थ्य चिकित्सा उपलब्ध हो सके। तो इसके लिए सरकार लगातार प्रयासित है। माननीय धन सिंह रावत जी भी लगातार बैठकों का दौर जारी है और लगातार जहां जहां उनको कमियां दिखती है उसके लिए जो है वह निर्देशित कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कमियां अभी भी दुरुस्त हो नहीं पा रही हैं, कमियां दिख रही हैं, मीडिया के माध्यम से कमियां सामने आती है, लेकिन उन पर काम ठीक तरह से हो नहीं पाता है। और भी मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुजाता पॉल जी अभी भी जुड़ी हैं, कांग्रेस की वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, और नवीन प्रशाली जी हमारे साथ में हैं, आम आदमी पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है हमारी आज की इस चर्चा में। लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे आज का ये जो विषय है ये आप सबको बताना पड़ रहा है कि हम अपनी चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बात कर रहे हैं कि क्या कुछ यहाँ पर नजर आ रहा है। एक तरफ जो विपक्ष है वो लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि हमने देखा जिन लोगों ने कोरोना में आपके लिए बहुत कुछ किया, आज उन लोगों को सड़कों पर भटकना पड़ रहा है। सुजाता जी, आप बताइए क्या कुछ कहेंगी। आप सड़कों पर स्वास्थ्यकर्मी हैं, हालात कब सुधरेंगे आखिर? सुजाता जी आप अनम्यूट करें, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी देखिए, मुझे बड़ा दुख होता है ये कहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो बात कह रहे हैं वो धरातल से बिल्कुल अलग है। सच्चाई ये है कि हमारे 2200 से के करीब जो कोरोना वॉरियर्स हैं, और उसके अलावा भी एक और कंपनी है उसके माध्यम से भी कुछ लोगों को रखा गया है। तो पूरे राज्य के जो स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा इसलिए गई है क्योंकि कोरोना वॉरियर्स को उनकी नौकरियों से निकाल दिया गया है। कैसे निकाला गया? उन्हें 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे रखा गया था, तो सरकार का अधिकार है कि 6 महीने के बाद निकाल दिया जाए। मगर फिर उनको क्योंकि कोरोना गया नहीं तो 3 महीने बढ़ गया, ऐसे ही 3 महीने करते करते बढ़ गया, और अचानक ये कहते हैं हमारे कोरोना वॉरियर्स को कि हमारी सरकार आएगी तो निश्चित तौर पे आपको समायोजित किया जाएगा। और उसके बाद क्या होता है, इनकी सरकार आती है और एक एक करके सिलसिलेवार हर जिले में एक नोटिस थमा दिया जाता है हमारे राज्य के उन बच्चों को जिनकी उम्र 19 साल से 49 ईयर्स तक की है। और उनको कहा जाता है, किसी को कहा जाता है कि आपको 3 दिन का नोटिस दे रहे हैं, आपको नौकरी खत्म, क्योंकि आपका तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म। भाई कॉन्ट्रैक्ट तो वो 6 महीने पहले ही खत्म हो गया था, फिर आप 3-3 महीने उनको बढ़ाते गए बिना उन्हें कोई कागज दिए, लेकिन सैलरी उनकी आपने दी और वो सैलरी उनके बैंक अकाउंट में गई। आज वो बच्चे सड़कों पे हैं, और धामी जी ने, क्योंकि उनका चुनाव है और वो चुनाव प्रभावित ना हो इसलिए उन्होंने पुलिस से कहा कि बच्चों को डराओ धमकाओ। और सचिन जी से जानना चाहती हूँ, क्या किसी LIU अधिकारी को कोई अधिकार है कि वो किसी के ऊपर लाठीचार्ज करे या किसी भी बच्चे को, किसी भी प्रदर्शनकारी को हाथ भी लगा सके? सचिन जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। और आपको बता दूं गरिमा जी, जो 2 दिन पहले कैंडल मार्च निकाला गया, मैं स्वयं उनके साथ थी, OPD भवन देहरादून में गांधी पार्क तक, और पूरे रास्ते में उनके साथ चलती गई हूं। तो पहले तो पुलिस वालों को समझ में नहीं आया, उन्होंने सोचा शायद मैं बच्चों के बीच में से ही हूं और रिकॉर्डिंग कर रही हूं, तो उन्होंने अंधेरे में मुझे कहने की कोशिश करी कि आप इधर हो जाइए, आप रिकॉर्डिंग करनी है तो साइड में खड़े हो जाइए। बहुत ही अभद्रता से बात करनी शुरू करी। फिर जब उनकी बात को मैंने कहा कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, आप मुझे नहीं रोकेंगे, मैं लाइव कर रही हूँ और मैं इनके बीच में से नहीं हूँ, तो फिर वो थोड़ा सा पीछे हटे, मुझे नहीं बोला, लेकिन बच्चों को डराते धमकाते रहे कि जल्दी चलो और कल देखते हैं कि तुम कैसे निकालोगे रैली। ऐसी धमकियां दी हैं सचिन जी। ये आंदोलन से बना राज्य है, ये बच्चे हमारे बच्चे हैं, ये बच्चे वो बच्चे हैं जिनके लिए ये राज्य मांगा गया था। और फिर परसों क्या किया जाता है, मतलब इस कैंडल मार्च के ठीक अगले दिन सारे राज्य से आए हुए बच्चे जो शायद खाना भी ठीक से नहीं खा रहे होंगे, कुछ दया माया आप लोगों के अंदर है, कुछ संवेदनशीलता है, वो जब रैली निकालते हैं, जिस रैली के लिए उन्हें परमिशन मिला है, वो सीएम आवाज कूच करते हैं और हाथी बड़कला के बैरिकेड के बहुत पहले बैठ जाते हैं। वहां पे LIU वाले
उनके साथ हाथापाई करना शुरू करते हैं। एक बच्चे को खींचकर, जैसे ही मीडिया वहां से जाती है, एक बच्चे को खींचकर बैरिकेड तक जबरदस्ती ले जाया गया। गरिमा जी, ये मानवाधिकार का हनन नहीं, ये जानबूझ के किया हुआ क्रिमिनल एक्ट है जो पुलिस अधिकारियों ने किया। फिर उसके बाद वहां से पकड़कर धक्के मार मार के एक तरफ फेंक दिया गया जब तक मैं पहुंची, और शायद मेरे पहुंचने में 2 या 4 मिनट की देर हुई होगी बस, वरना मैं देखती कि भारतीय जनता पार्टी की अहंकारी सरकार की, प्रचंड अहंकारी मुख्यमंत्री की पुलिस मेरे बच्चों को हाथ भी कैसे लगा देती। और उसके बाद आप मानेंगी नहीं, एक बेटी जो गर्भवती है, जिसका गर्भ 2 महीने का है, उसके ऊपर मैं जब वहां पहुंची हूं 15 लोग उसके ऊपर चढ़े हुए मुझे दिखे हैं। एक लड़की बेहोश दिखी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करते हैं ये। और जब मैंने आवाज उठाई है तब ये पुलिस पीछे हटी है, तब एम्बुलेंस आया है। क्या ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं थी कि ये सारी व्यवस्था करते? पुलिस की जिम्मेदारी नहीं थी? और आप जानती हैं उसके बाद बसों में भरकर उनको ले जाया गया, पूरे रास्ते डराया गया। सचिन जी, मैं जानना चाहती हूं, एक बच्चा जिसका नाम संजू है, संजू कोरांगा, उसको अकेले अपनी गाड़ी में बैठाकर पुलिस क्यों ले गई? उसको मारा पीटा, वो चल नहीं पा रहा अभी। और जानती हैं आप गरिमा जी, जब वो हॉस्पिटल पहुंचे, जिस हॉस्पिटल में उन्होंने कार्य किया, और धामी जी की माता जी की भी फोटो आपको मैं दिखा सकती हूं, जिसमें वो बच्चा उनके साथ अपनी फोटो खिंचा रहा, ब्लड सैंपल लेने जाता था, और उसी बच्चे को पुलिस ने गले से पकड़कर जिस तरह से अभद्रता की है, उसके आत्मसम्मान को, उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है। पॉलिटिशियंस के साथ करिए, आम जनता के साथ मत करिए। उनको नहीं आता ये सब, उनको ये राजनीति नहीं आती। सचिन जी, दिल दहल जाता। कल मैं उस बच्ची को मिलने गई जब वो अपना मेडिकल चेकअप करा रही है, 2 महीने का गर्भ है। और जानते हैं कोरोनेशन हॉस्पिटल वालों ने क्या कहा हरीश रावत जी को? उन्होंने कहा बच्ची गर्भवती नहीं है। फिर दबाव में आकर उन्हें यह लिखना पड़ा कि नहीं, बच्ची का गर्भ है। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा खेल चल रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था अगर चरमरा रही है तो भारतीय जनता पार्टी की नाकारेपन की वजह से। क्या इन बच्चों को आप लोग वापस नहीं रख सकते? आप लोग किसको अब नया लेना चाहते हैं? अगर आप नए अस्पताल बना रहे हैं तो नई नियुक्तियां करेंगे ना, तो पुरानी नियुक्तियों की अभी जरूरत है। स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा रही है तो इन बच्चों को क्यों नहीं आप ले रहे? धन सिंह रावत जी स्वास्थ्य मंत्री है, क्या कहा था? सचिन जी बता दीजिए, मैं झूठ बोल रही हूं तो। क्या उन्होंने ये नहीं कहा था कि इन बच्चों का समायोजन किया जाएगा? आप मुझे केवल ये बातें बता दीजिए। और मैं तो आपको बोल रहा हूँ, मैं आप मेरे को बार बार मेरे नाम आप ले रही हैं, तो मैं आपको बताना भी चाहूंगा इसमें कि कोरोना काल में जिस प्रकार की स्थितियां पूरे प्रदेश में बनी थी, और ये कोरोना वॉरियर्स के रूप में सरकार ने इनको जो है एक तरीके से अस्थायी जो है नियुक्तियां इनको दी, और इनके कार्य की सराहना मैं नहीं पूरा देश कर रहा है। हमारे चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारे मंत्री हो, सभी कार्यकर्तागण हो, आज इन कोरोना वॉरियर्स का हमने लगातार सम्मान भी किया है। लेकिन सरकार एक व्यवस्था के रूप से चलती है, और सरकार के कुछ नियम कायदे होते हैं, उसके अनुरूप ही चलना पड़ता है। लगभग जो है 1800 के करीब जो है ऐसे नवयुवक और युवतियों को जो है सरकार ने जो है कोरोना वॉरियर्स के रूप में जो है यहाँ पर सम्मिलित करने का कार्य किया था। सभी उत्तराखंड के जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स थे, 612 लगभग जो है देहरादून जिले के थे, और इन सबको जो है इनकी सबकी सेवाएं जो है आम जन के लिए ली गई थी। और क्योंकि ये कॉन्टैक्ट बेसिस में था, क्योंकि ये उपनल के माध्यम से और पीआरडी के माध्यम से जिन बच्चों को लिया गया था, और एक कॉन्टैक्ट बेसिस होता है, ये सरकार की कोई अस्थायी नियुक्ति नहीं होती, बकायदा उस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में लिखा होता है कि आपके कार्यकाल, जब ये कोविड कार्यकाल खत्म हो जाएगा तो आपकी नियुक्तियां स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी। ये सरकार का नियम है। बकायदा इनसे जो है इसमें एफिडेविट दिया जाता है, बकायदा इनको कहा जाता है इसमें कि आप कोई हड़ताल नहीं करेंगे, किसी प्रकार से जो है आप स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावित नहीं करेंगे। वर्तमान में एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ है सरकार की तरफ से, और उसके बाद हमारे इस प्रदेश के जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर धन सिंह रावत जी ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड उन्होंने आकर बोला है कि किसी भी बच्चे को बेरोजगार नहीं छोड़ा जाएगा, उसको जहां भी व्यवस्था के अनुरूप जो है सभी को समायोजित किया जाएगा। लगातार
दो बयान स्वास्थ्य मंत्री जी के जो है दिए जा चुके हैं। और मैं आपको ये बात आश्वस्त भी करना चाहता हूं, मैं आपको बताना भी चाहता हूं, इस प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवाओं के साथ है, युवा मुख्यमंत्री उनके, और हम उनकी भावना को समझते हैं, उनकी पीड़ा को समझते हैं, किस प्रकार से सचिन जी कैसे सुजाता जी ने अभी जो बातें कही मैं आपको बोलने का मौका नहीं देती, इसलिए क्योंकि और मेहमानों को जोड़ना है, लेकिन वो इतनी संवेदनशील बातें कह गई कि मुझे आपसे जवाब आपसे लेना पड़ा। लेकिन आप जो बातें यहां पर कह रहे हैं वो उन सवालों के जवाब में ठीक नहीं बैठ पा रही हैं। सचिन जी आपके पास वापस लौटेंगे और पूरी बातचीत भी हम आपकी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाएगा, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान की। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि चारपाई पर जान और स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से बेहाल हमको नजर आ रही हैं। इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ में कई खास मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। सचिन जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन आपकी बात यहां पर हम आगे जोड़ेंगे। और भी कई मेहमान हमारे साथ में हैं, उनसे पहले रूबरू हो जाते हैं। हमारे साथ में कमलकांत जी हैं, यूकेडी के नेता हैं। कमलकांत जी आप बताइए आपको क्या लगता है, क्योंकि देवभूमि की जनता आखिर कैसे स्वस्थ होगी अगर इस तरह की बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं देवभूमि में प्रदान की जाएंगी सरकार की ओर से? ये जो है रिपीट हो रहा है, एक तरह से रिपीट इसलिए हो रहा है कि इससे पहले 108 कर्मचारियों को भी इसी तरह निकाला गया था। उसमें मैं भी गया था। मैं क्षमा मांगता हूं कि मैं इस समय वहां जा नहीं सका कोरोना योद्धाओं के सपोर्ट में, थोड़ा मैं उनसे क्षमा मांगता हूं। लेकिन जो 108 कर्मचारियों के साथ हुआ था वही सेम दोहराया जा रहा है। उसमें भी क्या हुआ था कि तमाम लोगों के हाथ पैर तोड़े गए थे, कईयों के चोट भी लगी थी। इसी तरह से सरकार ने ऐसा ही बेवकूफ बनाकर, देखिए इन्होंने योद्धाओं का नाम दिया और जब जरूरत थी तब यूज कर लिया। आज जब यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी इस तरह से सरकार अपना रही है, जबकि उत्तराखंड में काफी सर्विस, खासतौर से ये मेडिकल के युवाओं की जरूरत है उत्तराखंड में। और इस समय इतनी जरूरत है कि आपको पता भी होगा, सरकार ने पिछले कोरोना काल में सरकार को हाई कोर्ट ने फटकारा भी था कि आपकी स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल बहुत खराब है और युवाओं की जरूरत पड़ रही है। तब सरकार ने इनको की नियुक्ति की थी। लेकिन एक दुर्भाग्य है उनका यूज करके और उनको निकालना। और उस कल पिछली जो क्या कहते हैं डिबेट में बैठे हुए थे बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे इनको समायोजित किया जाएगा। अगर समायोजित किया जाएगा तो आप उनसे बोले ना कि वो वहां पर क्यों बैठे, उनके लिए व्यवस्था करें हैं। और सरकार झूठ बोलती है हर समय, कि कब सरकार ने झूठ नहीं बोला। हर समय 108 से लेकर तमाम जितने भी मुद्दे हुए हैं उत्तराखंड के युवाओं के साथ धोखा हुआ है। बेरोजगारों से लेकर तमाम, चाहे मेडिकल किसी भी क्षेत्र में देखा है, तमाम युवा बैठे रहे और तमाम लोगों को मारा गया है। तो ये सरकार क्या कहना चाहती है ये समझ में नहीं चाहता, जबकि रिक्वायरमेंट है, इनको समायोजित किया जा सकता है। लेकिन सरकार की एक तानाशाही चल रही है राज्य में। मैं देख रहा हूँ पिछले 5-6 साल से ऐसा ही चल रहा है।
तो सरकार पता नहीं क्या चाहती है, इन युवाओं को अगर क्यों नहीं रखना चाहती, यूज एंड थ्रो। ठीक है, यानी सरकार, आपको लगता है कि सरकार की ही यहाँ पर भी कमी है, सरकार नहीं इन लोगों की भर्ती कर रही है, वरना स्वास्थ्य सेवाओं को भी बेहतर बनाया जा सकता है, लोगों को रोजगार भी दिया जा सकता है। एक पंथ बहुत सारे काज मुझे लगता है यहाँ पर हल होते हुए नजर आएंगे, लेकिन सरकार की अनदेखी जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर नजर आई। आम आदमी पार्टी की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, वापस लौटेंगे आपके पास। आम आदमी पार्टी से प्रशाली जी हमारे साथ में। जी नवीन जी, बताइए क्या आपको भी लगता है कि यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से बदहाल नजर आ रही हैं? देखिए, वो तो पूरी तरह से स्वास्थ्य सेवाएं उत्तराखंड में बदहाल हैं। हमने कोरोना काल में उसको देखा और लगातार अभी तक देखते आ रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि गरिमा जी, इस मामले में जो बच्चों का जॉब का मामला है, इसमें जो भारतीय जनता पार्टी की 2 मुई सरकार है, उस सरकार ने दावा किया था कि हमने कोरोना काल में जनता की सेवा की, और इन्हीं बच्चों के दम पर उन्होंने जनता की सेवा की। इन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर जनता की सेवा की। असली में ये सब कोरोना वॉरियर्स हैं, और आज सरकार का अगर काम निकल गया तो ये मतलबी सरकार इन बच्चों को निकाल रही है। मैं उस सरकार से पूछना चाह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार से, कि क्या इन बच्चों की जगह कोई और प्रबंध है या इनकी आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ रही है? आज भी आप देख रहे हैं, आपके विजुअल्स बड़े द्रवित करने वाले हैं हृदय में, कि कैसे कैसे लोगों को, पेशेंट्स को लाया जा रहा है पहाड़ों से। आज बहुत स्वास्थ्य व्यवस्था बदतर है पहाड़ी जिलों में भी और मैदानी भागों में भी। तो पूरे उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है, और फिर भी ये सरकार जाग नहीं रही है। सरकार का पूरा ध्यान इस वक्त केवल चुनाव पर है, उपचुनाव पर है, कि कैसे उस उपचुनाव को जीते और कैसे भारतीय जनता पार्टी की नाक बचे। तो मैं मुख्यमंत्री जी को और यहाँ उनके जो प्रबुद्ध प्रवक्ता, उनके माध्यम से बताना चाहूंगा, संदेश देना चाहूंगा कि आप इस व्यवस्था को जल्दी से जल्दी सुधारिए, क्योंकि रोजगार के मामले में आपने हमेशा उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा किया है और लगातार आप धोखा कर रहे हैं। और आपने कहा था कि उपकल के सभी कर्मचारियों को हम यहाँ पर उनका नियमितीकरण करेंगे चुनाव से पहले आपने बहुत सारे वादे किए थे, लेकिन अब जाके क्योंकि आपका चुनाव निकल गया है, आप सत्ता पर काबिज हो चुके हैं, तो आप उनकी नहीं सुन रहे हैं, उनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष के तौर पर चाहे कोई भी पार्टी हो, हम सब एक होकर भारतीय जनता पार्टी की नाक पर दम करेंगे इस मुद्दे को लेकर। ठीक है, विपक्ष यानी आवाज जो है वो पूरी तरह से उठाने वाला है। मुकेश सिंह जी भी हमारे साथ में, कोरोना योद्धा, उनको जोड़ लेते हैं, उसके बाद भगीरथ जी के पास चलेंगे। मुकेश जी, आप बताइए, आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? आप सबके जो काम रहे हैं उनको हर एक पार्टी ने और हम सब ने सराहा है, क्योंकि कोरोना जैसे बुरे दौर में आप लोग हमारे लिए खड़े हुए, आप लोगों की वजह से ही जो हालातों पर काबू पाया गया वो हो सका है। किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? जी, सबसे पहले तो आप सब लोगों को मेरा नमस्कार जी। और जो भी अभी आए दिन 1-2 दिन में जो भी प्रकरण हुआ, जो भी आंदोलन हुए, इससे आम जनता को और हमारे सरकार को, जिसको भी जितने भी तकलीफ हुई, उन सब लोगों को मैं माफी मांगना चाहूंगा। आप सभी लोगों से, हमारी वजह से आप लोगों को जितनी तकलीफ हुई उसके लिए मैं माफी मांगना चाहूंगा। ठीक, अब बात आती है, दूसरी बात आती है कि कोरोना योद्धा, जिस वजह से ये सब कुछ चल रहा है, अभी मैं आप सब लोगों से माफी मांग रहा हूँ, और वाकई में आप लोगों को परेशानी हुई होगी। लेकिन जब आप लोगों को परेशानी थी ना कोरोना के टाइम पे, तब हम ही लोग खड़े थे। और जैसे कि यहाँ पे कुछ लोग बता रहे थे कि हमारा अनुबंध था और 31 मार्च तक हमारा अनुबंध था, और जो है कि उसके बाद अनुबंध खत्म, कोरोना खत्म, हमारी जरूरत खत्म। सवाल यहाँ उठता है कि हमारा अनुबंध तो खत्म हो गया, क्या उसके बाद आपकी स्वास्थ्य सेवा सुदृढ़ है? जिस दून हॉस्पिटल के अंदर हम जॉब कर रहे हैं, उस दून हॉस्पिटल के अंदर ऐसी नौबत आ चुकी है कि आपको वार्ड बंद करने पड़ रहे हैं। वार्ड बंद है, पेशेंट कम आएंगे तो वार्ड तो बंद, क्योंकि स्टाफ ही नहीं है। आप अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी लाके देख लीजिए, कितनी भी नई बिल्डिंग बना के देख लीजिए। अगर आपको उस सारी चीजों को चलाने के लिए, उस सारी सेवाओं को चलाने के लिए मैन पावर ही आपके पास नहीं होगी, तो आप क्या करोगे? उन सारी बिल्डिंग्स का, मशीनों का, सारी टेक्नोलॉजी का क्या करोगे? आप नई ओटी खड़ी करके आप करोगे क्या? एक तरफ से आपने हमको जो है कि रोड पे उतार दिया है। अगर आपके पास, सर मेरा सवाल यह है कि अगर आपके पास पहले से ही भरपूर मैन पावर रहती और नहीं रहती हमारी जरूरत, आपके पास सब कुछ सही रहता, आपका हेल्थ सिस्टम सही रहता, हेल्थ सिस्टम, तो हम खुद को सांत्वना देते। हम सोचते कि यार जरूरत नहीं है, छोड़िए। आपके पास न नर्सिंग स्टाफ है, न लैब टेक्नीशियन है, न वार्ड बॉय है, आपके 108 ड्राइवर्स नहीं है, आपके फार्मासिस्ट नहीं है, आपके पास कुछ है, आप तो खोखले हो रखे हो। अच्छा, एक बात और, 26 तारीख से हम धरने पे बैठे थे पिछले महीने, और 26 तारीख से जब हम धरने पे बैठे, हमारे अनुबंध में था कि हाँ, हम जो है कि ऐसा ये सब नहीं कर सकते, धरना प्रदर्शन वगैरह नहीं कर सकते। लेकिन क्या आपने अपने स्वास्थ्य महकमे को इन्फॉर्म करा कि अगर ये चले गए तो उसके बाद वापस हमारी हालत लचर हो जाएगी?
इस पूरे दून हॉस्पिटल में, ये पूरे प्रदेश में जितने भी मेडिकल कॉलेज है, स्वास्थ्य सेवाएं, नीति आयोग सेंटर में बैठे हैं। नीति आयोग क्या करता है कि हेल्थ के पूरे प्रदेश के सारे राज्यों की हेल्थ रिपोर्ट चेक करता है, क्या हो रहा है। उसके लिए अलग अलग जो संस्थाएं वो बनाई जाती है। जैसे आपने सुना होगा MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया होती है, NABH होता है, और इन सारे जो मानक होते हैं ना कि आप किस हिसाब से हेल्थ सिस्टम में मैन पावर को रखते हैं, उनको कहते हैं IPHS, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड। ये IPHS मानक होते हैं। अगर आपको इन सब की जरूरत ही नहीं है तो आप लिख के दे दीजिए, हमको इन मानकों के हिसाब से। बिल्कुल महेश, आपने बहुत सही सवाल यहाँ पर खड़ा किया है। आपने बहुत सही सवाल खड़ा किया है कि क्या उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर है। देखिए, सिर्फ कोरोना योद्धा है मुकेश, और फिर भी इतनी लॉजिकल बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है राजनीतिक पार्टियों को सीखना चाहिए, क्योंकि नैतिकता, संवेदनशीलता, अपने प्रदेश की जनता के प्रति प्यार नाम की भी कोई चीज होती है। भगीरथ जी, आप अभी तक हमारे साथ में नहीं जुड़ पाए, आपसे भी हम सवाल कोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं। कहीं मजा आएगा, देवभूमि के दंगल में जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान की। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है, और आज हम बात कर रहे हैं चारपाई पर जान और योद्धाओं का अपमान, आखिर ऐसा क्यों। इसी पर विस्तार से बातचीत के लिए हमारे साथ में कई खास मेहमान लगातार बने हुए। भगीरथ शर्मा जी हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार हैं। भगीरथ जी, मैं आपसे बाद में इसलिए आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहती थी क्योंकि मैं चाहती थी कि आप सबसे पहले इन सभी प्रवक्ताओं की प्रतिक्रिया सुने। कोरोना योद्धा हमारे साथ में है, उनकी बातचीत सुने। क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये फॉर्मेलिटी वाली जो बातें होती है ना कि हमारा तो अनुबंध था, अब पूरा हो गया है तो अब हम फ्री हो गए, लेकिन उत्तराखंड की जनता के बारे में कौन सोचेगा? आखिर क्यों इन योद्धाओं का अपमान हो रहा है और स्वास्थ्य सेवाएं क्यों इतनी बदहाल बनाई जा रही हैं? देखिए, आज का जो आपने जो उठाया है, इसमें दो मुद्दे हैं प्रमुखता से। पहला मुद्दा चिकित्सा सेवाओं की जो बदहाल स्थिति है उसको आईना दिखा रहा है, और ऐसा लगता है कि उत्तराखंड में चिकित्सा सेवाएं जो हैं डायलिसिस पर चली गई। बिल्कुल, कोई देखने वाला नहीं है। व्यवस्था बेशर्म और असंवेदनशील हो गई है, और ऐसे में जो आम नागरिक है उसका हश्र क्या होगा, और जो पीड़ित मानवता है उसकी सेवा करने कौन आएगा। और ये तो एक उदाहरण है। अब विगत दिनों में कई ऐसे प्रकरण सामने आए जब अस्पताल के आंगन में या यूं के बरामदे में प्रसूताओं ने बच्चे को जन्म दिया। मार्ग में आते हुए अस्पताल की ओर बच्चों का जन्म हो गया, समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची। 10-12 साल से मैं देख रहा हूं कि एयर एम्बुलेंस की सरकार कोई भी आई हो, इसमें ऐसा नहीं है कि वर्तमान सरकार दोषी है सब कुछ के लिए। तो करीब 22 साल में 12 साल भाजपा के हैं और 10 साल कांग्रेस के भी रहे हैं। तो इन 22 सालों में मैंने कई बार सुना कि जो दूरस्थ दुर्गम क्षेत्र हैं, जहां तक
रोड अप्रोच नहीं है, वहाँ के लिए एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था होगी, वो आज तक कहीं दिखाई नहीं दी है। ये अलग बात है कि राजनेताओं और किसी पार्टी के नेताओं को ढोने के लिए चार्टर प्लेन आ जाते हैं, हेलीकॉप्टर सरकारी लगा दिए जाते हैं, जनता के पैसे पर हेलीकॉप्टर लग जाते हैं, तो ये होता है और इसे हमें देखा है। मैं आपको बता दूं, मेरे घर में अभी 1.5 साल पहले एक घटना हुई। मेरा सगा भतीजा, उसकी बहू जो है वो गर्भवती थी और हल्द्वानी से मात्र 9 किलोमीटर दूर मेरा घर है और बीच में पुल का निर्माण चल रहा था, रास्ता रोक दिया गया, तो 3 व्हीलर से वो उसको ले जाया जा रहा था हल्द्वानी, तो रास्ते में ही तकलीफ बढ़ी, रास्ता बंद कर दिया गया। ठेकेदारों ने और इंजीनियरों ने रास्ता नहीं खोला। प्रशासन से रिक्वेस्ट की, संवेदनहीन, क्योंकि मेरे घर की घटना है, मैं इसलिए इसको कोट कर रहा हूँ। तो स्थिति ये हो गई कि टेम्पू पर डिलीवरी कराई गई, उसमें वो ट्विन थे, उसमें एक मेल चाइल्ड था, एक फीमेल था, 2 बेटियां पहले से मेरे भतीजे की थी। दोनों फिर किसी तरह हॉस्पिटल उनको ले जाया गया और बच्चे भी भर्ती हुए, उसमें मेल चाइल्ड एक्सपायर हो गया था। तो वो मैंने डीएम से भी बात की, सभी बंसल तब डीएम हुआ करते थे नैनीताल के, तो ये तो 9-10 किलोमीटर का हाल है। बोले कि आप कंप्लेंट दीजिए, हम जांच करा देंगे, जैसे कि सरकारी सिस्टम में होता है। ये हल्द्वानी, उस हल्द्वानी शहर से 9 किलोमीटर दूर गांव की दशा की बात बता रहा हूँ, जहाँ पर मेडिकल कॉलेज है, बेस हॉस्पिटल भी है, CSC काठगोदाम में है और आयुर्वेदिक हॉस्पिटल रानीबाग में है 1 किलोमीटर दूरी पर, वहाँ इस तरह की है। और मलुआ ताल चूंकि मेरे ही ब्लॉक का है और हल्द्वानी से मात्र मैं समझता हूँ 35-40 किलोमीटर दूर है, और वहाँ जो है जिस तरह से मरीज को चारपाई पे लाके इस रोड हट पे लाया गया, और वो है, ये एक घटना है। कई बार महिलाएं जो हैं चारे के लिए जंगल जाती हैं, पहाड़ से गिर जाती हैं या पेड़ से गिर जाती हैं, घायल हो जाती हैं और समय पर जो प्राथमिक उपचार है नहीं मिल पाने के कारण वो असमय मौत का ग्रास बन जाती हैं। संवेदनहीनता की हद हो गई। हम ये कहते हैं कि ठीक है आपके पास रोड नहीं है, वो एयर एम्बुलेंस कहाँ है जिसकी आप बार बार जो है अपने भाषणों में जिक्र करते रहे हैं। तो ये तो बहुत संवेदनहीनता की पराकाष्ठा पर जा रही है हमारी व्यवस्था, और मुझे ये लगता है कि केवल जो है प्रचार पाने की तो होड़ लगी है, वो चाहे किसी भी रूप में हो, लेकिन यह है। दूसरा पहलू जो कोरोना वॉरियर्स का आपने उठाया है, मैं आपको बता दूं, जो लोग ये धरने पर गांधी पार्क के सामने बैठे थे, मैं इनसे करीब 1 सप्ताह पहले मैं भी मिला था, मैंने बात की थी। इसमें संभवतः 130 नर्सिंग की बालिकाएं हैं और 30-35 जो हैं पैरामेडिकल के लोग हैं, और यहाँ ये उल्लेख करना मैं उचित समझूंगा कि लगभग 2400 या 2500 पद स्टाफ नर्स के, नर्सिंग ऑफिसर के खाली पड़े हैं प्रदेश में, और ये आजकल या 2 महीने से नहीं, वर्षों से खाली पड़े हैं। ये तो 130 बच्चे हैं जो धरने पर हैं, तो क्यों कर इनके लिए रास्ता नहीं निकल सकता? चाहे उन्हें विभागीय संविदा में रखें या कॉन्ट्रेक्चुअल जिस बेस पर रखें, कम से कम उन्हें, जिन्होंने आपातकाल में इस लोगों की सेवा की है अपनी जान जोखिम में डाल करके, उनके लिए रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन जब संवेदना ही सूख गई हो, हृदय में संवेदना की गंगोत्री सूख चुकी हो, तो फिर ऐसा होता है। और हद तो तब हो गई जब वो लोकतांत्रिक तरीके से अपना प्रदर्शन और कूच कर रहे थे, और उन पर जिस तरह का व्यवहार उनके साथ किया गया जी, और उन पर बर्बरता दिखाई गई जो देखा सुना गया है। और कम से कम गर्भवती महिला के पेट पर जो है लात मार के, वो भी किसी महिला पुलिसकर्मी द्वारा, वो भी माँ होगी, वो भी बहन है किसी की, वो भी किसी परिवार का जो है वो भी गौरव है। तो मुझे नहीं लगता इस तरह की संवेदनहीनता से सरकार पता नहीं क्या पाना चाहती है। मैं केवल इस सारे एपिसोड के लिए मैं केवल भाजपा सरकार को नहीं, कांग्रेस सरकार को भी बराबर का दोषी मानता हूं, क्योंकि 10 साल उन्होंने भी किया। और हम जो है कब तक इस
इस तरह के दुर्दिनों से हम गुजरते नहीं, रहेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप भगीरथ जी की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सबकी है, लेकिन अब सवाल जी भगीरथ जी सवाल इसलिए हम सचिन जी से करते हैं क्योंकि अब सचिन जी को अगर जनता ने मौका दिया है तो ये तो कहते आए ना कि 70 सालों से तो देश का क्या हाल था, ये तो देश पर पूरे कहते आए, तो भाई अब आप हैं ना, अब तो हम ये भी कहेंगे ना कि सिर्फ 5 साल नहीं, अब तो 10 साल का मौका आपको मिल गया है। अब तो अगर सब कुछ सही रहा तो 10 साल तक आप रहेंगे, यानी 10 साल बाद उम्मीद हम 10 साल बाद की भी कर लेते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं को ये बेहतर कर पाएंगे। 5 सालों से आप हैं। बिल्कुल गरिमा जी आपका सवाल जायज और सवाल के जवाब पे भी मैं जो है आपको जवाब नहीं सचिन जी, आपसे तो हम पूरा सवाल ही नहीं कर पाए, आपसे अभी तो हम पूरा सवाल कर ही नहीं पाए। सचिन जी चारपाई पर ये लोग जो लेटे हुए नजर आ रहे हैं, इनको देखकर आपका मन झकझोरता नहीं है? PSC में चिकित्सक नहीं है गरिमा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके चैनल के माध्यम से मुकेश भाई यहाँ पे जो है कोरोना वॉरियर्स और उनके पति के तौर पे यहाँ पर बैठे हैं। मैं सर्वप्रथम तो उनके द्वारा कोरोना वॉरियर्स के रूप में जो पिछले कोविड कार्यकाल में जो उन्होंने उत्तराखंड के जनमानस के लिए सेवाएं दी और जान हथेली पे डाल के जो उन्होंने जो अपना योगदान दिया, उसके लिए मैं हृदय से भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनका धन्यवाद आभार करता हूँ। ना सचिन जी ना, फूल बरसाने से, इनका धन्यवाद हृदय से अदा कर देने से, इनको बधाई दे देने से, सचिन जी सबसे पहले मुझे सुन लीजिए, सचिन जी पहले सुन लीजिए, फिर बोलिएगा, पूरा वक्त आपको दूंगी। मैंने क्या कहा कि इनको हृदय से धन्यवाद दे देने से, इन पर फूल बरसा देने से, इनकी आरती उतार लेने से इनका भला नहीं होने वाला, इनका भला इससे नहीं होगा। ये सारे ड्रामे आपकी पार्टी के शीर्ष नेता भी कर चुके हैं, ये सारे ड्रामे कर चुके हैं, इनको संतुष्टि इससे नहीं मिलेगी। मुकेश मेरे युवा साथी बैठे हैं सामने, मुकेश जी से एक आग्रह जरूर करना चाहता हूँ। मुकेश जी, एक अनुबंध के तहत निश्चित रूप से देखिए आप भी टेक्निकल चीज को जानते हैं, मैं इस चीज से आप भी अनभिज्ञ नहीं है। आपको एक अनुबंध के तहत जो है आपको रखा गया था, अनुबंध के रखने के तहत जो है आपके उस अनुबंध में बकायदा लिखा गया था कि कोविड के बाद जो है, अरे क्या अनुबंध, ठीक है, मैंने क्या कहा सचिन जी, मैं अनुबंध पर बात ना करती, अगर आपके उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी होती, मैं ना कहती कि आप इनको रखिए, ठीक है, इन्होंने आपके लिए एक्स्ट्रा मदद की, आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़े हुए थे, मैं ना कहती, लेकिन आप तो पहले कम से कम स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर कर लीजिए ना। अरे आपके यहाँ पर स्टाफ नहीं है, अभी आपके जिनका आप धन्यवाद अदा कर रहे थे ना मुकेश जी का, उन्होंने खुद आप पर आरोप लगाया कि वार्ड बंद किए जा रहे हैं। चुप करिए, मेरे को जवाब तो देने दीजिए ना। आप सबको बोलने का पर्याप्त मौका दे रहे हैं, लेकिन आप मुझे कमलकांत जी सुन लेते हैं, कमलकांत जी इनको सुनते, मैं खुद इनसे 10 सवाल लेकर इनके लिए बैठी हूँ। जी बताइए कमलकांत जी बोलने दीजिए, ऐसे वो बात नहीं कर पाएंगे, हम सुने तो आखिर क्या कहना क्या चाहते हैं। कमलकांत जी प्लीज कमलकांत जी, हाँ बोलिए सचिन जी बोलिए। सरकार के मंत्री धन सिंह रावत जी ने 2 बार ध्यान देके कहा है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी युवक को जो है जिन्हें यहाँ से इसमें कोविड कार्यकाल में रखा गया था, उनकी सेवाएं जो अभी समाप्त की गई है, उनको तत्काल व्यवस्थाएं देख के उनको जो है दोबारा व्यवस्था की जाएगी। सरकार ने जो है लगातार जो है, मैं आपको स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बता रहा हूँ, स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था ये है। सचिन जी, सुजाता जी कुछ दिखा रही है, सुजाता जी आप बिल्कुल बोलिएगा, आपकी बारी आने पर आप दिखाइएगा भी, और जो कहना आप कहिएगा, हम देख रहे हैं तस्वीरें परेशान करने वाली है, लेकिन इनको पहले इनका पक्ष तो सुन ले कि आखिर इनका क्या पक्ष है, पूरा पक्ष प्लीज आप लोग सुनने दीजिए। हाँ बोलिए सचिन जी जल्दी से, वक्त कम है हमारे पास में। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि लगातार स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाने के लिए सरकार जो है अस्पताल बढ़ाने काम करे, टेली मेडिकेशन। अरे अस्पताल बढ़ा देंगे तो क्या हुआ, अस्पताल में काम करने वाले सचिन जी, फिर आप कहेंगे कि मैं खुद टोक रही हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन मैं अगर सवाल आएगा तो आपको रोकूंगी ना। अस्पताल बनाने से नहीं, अभी मुकेश जी क्या कह रहे थे, आप अस्पताल बनाकर खड़ी कर दीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अस्पताल में जाकर इलाज नहीं होता, इलाज डॉक्टर करता है, अच्छी से अच्छी स्टाफ करता है। आप हॉस्पिटल बना दीजिए, आप टेक्नोलॉजी ला के दीजिए, आपके पास अगर मैन पावर नहीं होगी तो वो सबके सब धूल फाकेंगे। बिल्कुल जब आपके पास अपॉर्चुनिटी बन के आ रही है, सचिन जी से पूछिए इसका जवाब। सचिन जी कह रहे हैं बड़े-बड़े अस्पताल खड़े कर दिए, ये बिल्डिंगें खड़ी होने से कुछ नहीं होगा।
तो व्यवस्था उसके अंदर की जा रही है, लगातार डॉक्टर मेरा जो है कि सरकारी सेवाएं बढ़ाई जा रही है। कैसे बढ़ाई जा रही हैं? सिर्फ बातें कर देने से कैसे बढ़ाई जा रही है? डॉक्टर्स नहीं है आपके पास, सीएचसी में आपके पास स्टाफ नहीं है, कैसे बढ़ाई जा रही है? रोजगार के लिए वैसे ही जनता परेशान है और आप संवेदनशीलता की हदें पार कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा की कौन हम आपकी सारी बातें सुन रहे हैं, लेकिन आप तर्क के हिसाब से जवाब नहीं दे रहे हैं। आप सिर्फ कह रहे हैं कि हो रहा है। सर, आप घूम फिर के वही बात बोलते तो उसी बात को तो जवाब दे रहे हैं हम। आप घूम फिर के एक ही बात कह रहे हैं कि ये हो रहा है, और तो मैं उस चीज के लिए बोल तो दिया मैंने आपको कि आपके पास मैन पावर ही नहीं होगी तो आप इन टेक्नोलॉजी का, इन बिल्डिंग्स का क्या करोगे? अरे ये तो इनके अनुबंध की बात हो गई। कई जगहों पर अभी आपने भगीरथ जी के साथ सुना ना कि उनके परिवार में ही क्या हुआ। अभी सुना ना आपने, ये तो किसी पार्टी से नहीं है ना, ये तो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, अपने साथ हुए वाक्यों के उन्होंने बयां किया है। कम से कम इनकी बात पर तो ये हमला मत बोलने लग जाएगा कि राजनीतिक है तो ये आरोप लगाएंगे, प्रत्यारोप लगाएंगे, इस तरह की बातें ये नहीं करेंगे। सर अनुबंध था। मेरा एक ही क्वेश्चन है, अनुबंध खत्म होने के बाद क्या वापस ये व्यवस्था वैसी सुधरी है? आपके पास आएंगे, पहले सचिन जी को बोल लेने दीजिए, इनका पूरा पक्ष मैं सुनना चाहती हूँ। अस्पताल में 2 दिन पहले एक युवती की मौत हो गई, अस्पताल के बाहर पहुंची, उसको न तो आईसीयू दिया गया न फर्स्ट एड मिली, उसकी डेथ हो गई है। मुझे बताइए, आईसीयू के अंदर अगर जो है ऑलरेडी कोई पेशेंट तो संख्या क्यों नहीं बढ़ाई जाती? संख्या क्यों नहीं बढ़ाई जाती? आपका प्रदेश कोई छोटा सा घर है, आपका प्रदेश कोई 10 घरों का प्रदेश है, बड़ा प्रदेश है, तो उस हिसाब से व्यवस्थाएं होनी चाहिए ना। अगर इस वक्त में जब आम समय पर जब कोरोना जैसी कोई अभी फिलहाल बहुत बड़ी कोई आपदा नहीं आई पड़ी है, तब आपके यहाँ मरीजों को आईसीयू नहीं मिल पाता है, तो कोरोना में क्या हाल हुआ होगा? सिलेंडर किए गए हैं। मैं बता दूं आपको, स्वास्थ्य सेवा लगातार बढ़ाई जा रही है, स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लगातार। बस यही मुझे नहीं पसंद जो आप कहते हैं लगातार बढ़ाई जा रही, लगातार हो रहा है। ये कहने से नहीं होता सचिन जी, ये कहने से नहीं होता। आंकड़े पे तो व्यवस्था करेंगे ना, आप आंकड़ों पे तो विश्वास करेंगे ना। क्या आंकड़े? मैं तस्वीरों पर विश्वास करूंगी, मैं तस्वीरों पर विश्वास करूंगी जो मेरे रिपोर्टर्स जनता के बीच में जाकर लेकर आते हैं। मैं तस्वीरों पर विश्वास करूंगी, जो 2 दिन पहले तस्वीरें सामने आई मैं उन पर विश्वास करूंगी, मैं आंकड़ों पर विश्वास नहीं करूंगी आपके। सेवा में अगर कहीं पर आईसीयू की आवश्यकता, आईसीयू के अंदर पहले ऑलरेडी जो है गंभीर रूप से मरीज भर्ती है, उसको रेफर किया जाता है, रेफर करने के बाद भी वो मरीज अगर कहीं नहीं जाता, रेफर करते, अरे स्ट्रेचर नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है। प्रशासन की बातों को भी मान लेते, क्यों नहीं है एम्बुलेंस? 108 की सेवा अगर आईसीयू में पेशेंट रेफर होकर के आता है, पेशेंट कहीं से आईसीयू में रेफर। पहाड़ों पर स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है? लोग चारपाई पर अपने मरीजों को लेकर जाते हैं। हम जब खबरें अपने दर्शकों को बताते हैं तो जब विजुअल्स चलते हैं उनको देखकर हमारा दिल पसीज जाता है। पता नहीं आप लोग सत्ता में रहकर कैसे इन तस्वीरों को अनदेखा कर देते हैं। ठीक है सुजाता जी, आप बताइए क्या कौन सी तस्वीर आप दिखा रही थी, क्या कहना है आपको? हॉस्पिटल में सुजाता जी आप अनम्यूट करें, आपकी आवाज नहीं आ रही है। देखिए मेरे पास तो इतनी तस्वीरें हैं दिखाने की, पुलिस बर्बरता जो इन्होंने करी है मेरे बच्चों के साथ, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और मैं आपको बता दूं कि एक बच्चे का हाथ जो है शोल्डर डिसलोकेट हो गया है, मुकेश बताएंगे आपको। प्रॉब्लम ये है कि सरकार ये नहीं समझ रही। सरकार सुन लीजिए, मैंने तो बीच में बोला नहीं। अब सरकार के साथ दिक्कत ये है कि धन सिंह रावत जो है वो कौन सी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, मैं ये समझना चाहती हूँ। वो स्वास्थ्य मंत्री है ना, धामी जी बिजी हैं अपने चुनाव में, समझ में आता है। आप मुझे बताइए कि जो ओरिजिनल पद हैं क्या उनको भरा जाना है या नहीं, और अगर नहीं भी भर रहे हैं आप तो उसका कोई कारण तो आप बताएंगे ना। और अगर मान लिया कि जिन बच्चों का, मैंने आपको शुरू में कहा कि अगर आपने इनका कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है तो ना केवल इनका कॉन्ट्रैक्ट जो है उपनल, पीआरडी, ये सारे माध्यमों से हुआ है, और भी कुछ प्राइवेट कंपनीज है जिनके माध्यम से आपने इनको अपॉइंट किया है। अब जब कोरोना चरम पे था तो आप इन्हें बिना कोई कागज दिए कि भाई आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हम उसे बढ़ा रहे हैं, आप उसका पीरियड बढ़ाते चले गए। उनकी जो सैलरी है उनके बैंक अकाउंट्स में आप भेजते रहे। इसका मतलब है जब तक आपको उनकी जरूरत थी आपने उनका इस्तेमाल किया। आज आप जानते हैं कि भाई आप एक सेकेंड आप बोल लीजिएगा, मैंने एक शब्द नहीं बोला था। आप देखिए कि जब आपने अभी कुछ दिन पहले अखबारों में भी देखा कि ओपीडी भवन में, दून अस्पताल में किस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं एकदम चरमरा गई और लोगों की लड़ाई होने लग गई स्टाफ के साथ, क्योंकि स्टाफ की कमी थी। अब गरिमा जी
कुछ दिन पहले इन्होंने क्या किया कि लैब टेक्नीशियंस बाहर से बुलवाकर एक बस भर के उनसे भी काम करवाया है। और मुकेश से पूछ लीजिएगा अगर मैं ये बात गलत कह रही हूं तो। लेकिन मेरी समस्या आपसे ये है कि आप उनसे बात क्यों नहीं करते? जब आपको वोट चाहिए होता है तो भीख मांगते हुए जाते हैं या नहीं जाते हैं? बिल्कुल। तो आज आपको कौन सी चीज है? अरे परमानेंट इलाज होना चाहिए। अगर समस्या है तो उसे जड़ से मिटाए जाने की बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं था कि कोरोना आया तो हमने कोरोना योद्धा लेकर हम आ गए, उनसे काम करवा लिया, अभी ना उनके बारे में सोचना है। जब सब कुछ ठीक हो गया तो ना तो योद्धाओं के बारे में सोचेंगे ना प्रदेश के बारे में सोचेंगे। कल धन सिंह रावत जी दून हॉस्पिटल गए मगर उन्होंने बच्चों से मुलाकात नहीं करी। बच्चों ने सोचा चलिए हॉस्पिटल गए हैं कोई बात नहीं, वो सड़क पे आके खड़े रहे, वो इंतजार करते रहे कि नहीं जब आएंगे शायद वो हमसे मिलने आए, पक्का हमसे मिलके जाएंगे। और आपको मालूम है, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें मत सुनाइए सचिन जी, आपको बता दूं कि सीएमएस ने वहां पे बिजली काट दी है जहां बच्चे बैठे हुए हैं। मतलब आप उनका आंदोलन तोड़ना चाहते हैं ना, वार्ता भी नहीं करेंगे, तोड़ के फेंक दो। और उधर जब मंत्री जी बैठते हैं तो कहते हैं कि हम इनका समायोजन करेंगे। जो पद है उन पदों को कब भरोगे? स्वास्थ्य व्यवस्था अगर चरमरा गई है तो स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक कौन करेगा? ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार है। और याद रखिएगा, आप ये कर सकते हैं, आपकी प्रचंड अधिकार आपका होगा, मगर हम साथ में खड़े हैं अपने बच्चों के, उनका बाल भी बांका नहीं करने देंगे। हर तरीके से उनकी मदद करेंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे। ये राज्य उनका है, ये राज्य आप जैसे नेताओं का नहीं है। सुजाता जी, सचिन जी आएंगे सबके पास आएंगे और सबकी बात सुनेंगे। लेकिन सवाल यही है कि आखिर स्वास्थ्य सेवाएं इतनी बदहाल क्यों हैं, इनको कैसे बेहतर किया जा सकता है, इस पर आगे हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। एक ही छत के नीचे सभी सुविधाओं से सुसज्जित 100 बेड का एकमात्र अस्पताल ओम हॉस्पिटल। आईसीयू एनआईसीयू 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, कुशल डॉक्टरों द्वारा इलाज उपलब्ध है। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें ओम हॉस्पिटल, शिवली रोड, बागपुर, कानपुर देहात। फोन नंबर 7317825750 7317827050। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि चारपाई पर जान और योद्धाओं का अपमान, यानी लगातार उत्तराखंड में एक तरफ स्वास्थ्य सेवाएं और दूसरी तरफ स्वास्थ्य कर्मी दोनों ही परेशान हैं। और इसी पर विस्तार से आज हम बातचीत करें। हमारे साथ में कई मेहमान लगातार बने हुए हैं। नवीन प्रशाली जी को जोड़ लेते हैं, बहुत देर से हमारे साथ में। नवीन जी, आप यहाँ पर देख रहे हैं स्वास्थ्य सेवाएं बेहद खराब होती जा रही हैं और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर फिलहाल तस्वीरें सामने आ रही है, कुछ कहने सुनने की जरूरत ही नहीं है, जो खुद सब कुछ बयां कर रही हैं। क्या लगता है, आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप भी यहाँ पर उत्तराखंड में तीसरे विकल्प के तौर पर इस बार सामने आ रहे हैं, तो कौन जिम्मेदार है, क्या किस तरह से बेहतर बनाए जाएं जल्दी से? देखिए, सीधे तौर पर जिम्मेदारी वो उसकी होती है जो सत्ता पर होते हैं। सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त काबिज है, पिछली सरकार भी उनकी रही है, कोरोना काल भी उन्होंने देखा है। इन सबके बावजूद जब उनको आवश्यकता थी उन्होंने लोगों को रखा और अब कह रहे हैं कि उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि क्या कोरोना खत्म हो गया है? अब कोरोना आएगा नहीं या उसकी कोई संभावना नहीं है? अगर नहीं है तो फिर क्यों हो रहा है कि उत्तराखंड में इतने मरीज फिर आ रहे हैं और हॉस्पिटल में उनके लिए जगह नहीं है? उनका इलाज कौन करेगा? दूसरा यह है कि जो स्वास्थ्य मंत्री बयान दे रहे हैं कि इनको समायोजित किया जाएगा, अविलंब किया जाएगा, उस अविलंब की परिभाषा क्या है? अभी प्रवक्ता बता रहे हैं कि हम हॉस्पिटल बनाएंगे, क्या वो हॉस्पिटल बनने के बाद, बिल्डिंग बनने के बाद उनको रखा जाएगा?
या फिर अभी उनको फिर से समायोजित किया जाएगा? तो इसका जवाब बहुत क्लियर तरीके से होना चाहिए। बच्चों को गुमराह करने के लिए नहीं सरकार लिपापोती कर रही है, किसी तरह बच्चे उठ जाए और अपने अपने घर को चले जाए, उसके बाद सरकार शांति से अपना चुनाव करा सके। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आवाज लगातार उठनी चाहिए और सरकार को चेताना चाहिए कि सरकार का जो तुगलकी फैसला है वो वापस ले सरकार और इन बच्चों के साथ इंसाफ करे। ठीक है, ठीक है। कमलकांत जी, आप बताइए, क्या लगता है, जल्दी से बताइएगा, वक्त कम है, क्या लगता है कि क्या सरकार अभी फिलहाल सबसे ज्यादा ध्यान जो है वो उपचुनाव पर है? स्वास्थ्य सेवाएं, ये सारी चीजें तो बात की बात है, कहीं ऐसा तो नहीं है हो रहा है? देखिए, जैसे कि आपको विदित है कि उत्तराखंड में पिछले चुनाव था अभी पहले कुछ दिनों पहले, तो जब इनका कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने का था तो सरकार चाहती तो 6 महीने के अंदर ही इनको हटा सकती थी, लेकिन सरकार को जैसे जानकारी थी कि अभी चुनाव है और चुनाव के बाद अगर इस समय हटाएंगे तो नुकसान हो सकता है, उन्होंने एक गेम खेला, 6 महीने और एक्सटेंड कर दिया, जबकि कोरोना नहीं था तो 6 महीने तब तक चुनाव नहीं हुआ और चुनाव जब समाप्त हो गया यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी कर रहे हैं और जब 6 महीने हो गया, अब चुनाव हो चुका है तो सरकार पर कोई दबाव नहीं है। उसका सदुपयोग करते हुए सरकार ने ऐसा किया और फिर उसके बाद सरकार ने इनको हटा दिया। सरकार की, देखिए, सरकार जो बोल रही है, हमारे जो सचिन जी बोल रहे हैं कि दून हॉस्पिटल में बड़ी अच्छी सर्विस है, मैं बता दूं दून हॉस्पिटल में ये स्थिति थी कोरोना काल में, एक लेंस मुंह देखने के लिए, मुंह का जो लेंस होता है वो देखने के लिए नहीं थी। एक व्यक्ति, मेरे पास पूरे एविडेंस है आपके खिलाफ, सरकार के खिलाफ, एक व्यक्ति ऐसा मर गया, 3 दिन तक कहता रहा मेरा बीपी नाप दो, बीपी नाप दो, तड़प तड़प के मेरे साथ बैठे, सारे सरकारी कर्मचारी थे, वो उनके एविडेंस भी है, और वो तड़प तड़प के कहता रहा कि मेरे मर रहा हूँ, बस देख लो देख लो। वो 2 बार आए स्टेथोस्कोप चेक करने के लिए और दोनों बार खराब रहा, ये बड़ी जिंदा, और वो बाद में वो अच्छा खासा आदमी, बुजुर्ग आदमी, वो मर गया। तो सरकार झूठ झूठ के बोलती है, इतने एक छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट की व्यवस्था नहीं है, मेरे सामने मरे और 5-5, 6-6 घंटे तक मेरे सामने लाशें सड़ती रही, उसकी व्यवस्था तक करा नहीं पाई, मैंने फेसबुक में भी डाला था। तो सरकार जो कह रही है कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, सरकार हर चीज में झूठ बोल रही है। मुझे पता है स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है इस राज्य की, और पहाड़ों की तो बात छोड़ ही दी है, आप नीचे की व्यवस्था करा दो, पहाड़ों की तो जो मर रहे हैं मरने दो, ये स्थिति कर रखी है इस राज्य में। बिल्कुल, यानी पूरी तरह से हाल जो है वो बदहाल नजर आ रहा है। भगीरथ जी, आप ही बता दीजिए कि कैसे सुधरेंगे ये लोग और कैसे उत्तराखंड की जनता को, क्योंकि कहा जाता है कि अगर जनता स्वस्थ होगी तभी प्रदेश स्वस्थ होगा, आगे बढ़ेगा, कैसे ठीक होंगे हालात आखिर? देखिए, उत्तराखंड के संदर्भ में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना के जो मानक हैं वो जनसंख्या, आबादी उसका आधार है। तो दूर दूर गांव होते हैं और गांवों की आबादी मैदानी क्षेत्रों के अलावा कम होती है। तो एक तो राज्य सरकार को ये केंद्र सरकार से अनुरोध करना चाहिए कि क्षेत्रफल आधार बने, कम से कम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना का, ताकि लोगों को न्यूनतम प्राथमिक चिकित्सा किसी भी स्थिति में दूरस्थ क्षेत्रों में मिल सके। दूसरा ये है कि कम से कम चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती वहां सुनिश्चित कराए। देखिए, मैं कुछ चिंताएं हो सकती हैं सरकार की, सचिन जी भी कह रहे थे और उससे मैं भी सहमत हूँ। जिन चिकित्सकों का, जो चिकित्सक 2 साल पहले करीब चयन प्रक्रिया में शामिल हुए, इंटरव्यू अपीयर किया, उनका सिलेक्शन हुआ, नियुक्ति पत्र जारी हुए, लेकिन वो चिकित्सक अभी 2 साल बाद भी ज्वाइन करने नहीं पहुंचे। तो इससे ये समझ सकते हैं, ये कई बार हो चुका है कि वो अगर मैदानी हल्द्वानी, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर तैनाती मिल जाती तो संभवतः वो ज्वाइन कर लेते, लेकिन पहाड़ में चिकित्सक जाने को तैयार नहीं है। इसलिए सरकार को एक ऐसा डिलीवरी सिस्टम हेल्थ और मेडिकल के मामले में बनाना चाहिए जिससे कि हम सेवाओं को दूरस्थ क्षेत्रों तक ले जा सके उस स्थिति में जब चिकित्सा। बिल्कुल, यानी इस तरह की चीजें होनी चाहिए। बहुत कम वक्त, तो सुजाता जी कुछ कहना चाहती, जल्दी से सुजाता जी, बस एक बहुत कम समय में। मैं सचिन जी को ये बताना चाहती हूँ कि किशोर उपाध्याय जी तो इनके विधायक है, उन्होंने 16 घंटे पहले सीएमओ साहब चंबा जनपद का हृदय स्थल है, अभी पीएचसी चंबा गया और वहां पे चंबा में पीएचसी के क्या हाल है उसको लेकर एक पूरा पोस्ट डाला है और लिखा है उसमें कि मैं सोच रहा हूं कि मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को जगा दूं।
मेरे लिए इतना ही कहना काफी है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बहुत बुरे हाल में। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये तस्वीरें खुद बयान कर रही हैं कि क्या हालात हैं फिलहाल। सचिन जी, हम यही उम्मीद करते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हम यही चाहते हैं कि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि लोगों को इस तरह से तड़पता हुआ देख पाना वाकई किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत परेशान कर देने वाला होता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे कि चारपाई पर जान और योद्धाओं का अपमान आखिर क्यों स्वास्थ्य और स्वास्थ्यकर्मी दोनों की हालत बेहद खराब नजर आ रही है। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।